Hello, students. Welcome back to the problem series in physics. Problem series for NEET and IIT students. Those who want to get admission in these engineering colleges or these in the Indian Institute of Technology colleges and मेडिकल कॉलेजेस उनके लिए ये प्रॉब्लम सीरीज में मतलब इस पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ और हर दिन हम लेक्चर अपलोड करते हैं और इस प्रॉब्लम का फायदा नीट स्टूडेंट्स को भी होता है और आईआईटी स्टूडेंट्स को भी होता है। ये मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन पर प्रॉब्लम लाया। ये है मास जो इस ब्लॉक पर है, इस बड़े ब्लॉक पर है और ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस से दोनों, और ये जो बड़ा ब्लॉक है ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। और अगर मैं इसको पुल करूं फिर रिलीज करूं, इट विल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। लेकिन साथ में ये जो ह्यूज मास है नीचे, ये भी ऑसिलेट करेगा, क्योंकि जब आपने इसको पुल किया टू द राइट साइड, इस पर फोर्स होगा टू द लेफ्ट साइड, साथ में इस फिक्स्ड एंड पर भी, इस एंड पर भी फोर्स होगा, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड नहीं है, जो मैंने फिक्स्ड नहीं है ये एंड, तो इट विल पुल दिस ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कुछ ऐसे होगा, अगर ऑसिलेट करेगा तो कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये इट विल ऑसिलेट लाइक दिस। ये मास जो है, ऊपर वाला मास और नीचे वाला मास, दे विल ऑसिलेट लाइक दिस इन द अपोजिट डायरेक्शंस लाइक दिस। मगर एक चीज जरूर है कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी वो सेम होगा। इसलिए या तो हम इस मास का इक्वेशन डिराइव करेंगे या इस मास का इक्वेशन हम लेंगे। हम दोनों मास का इक्वेशन लेने की जरूरत नहीं है, एक मास का। अगर दोनों का भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं है, दैट विल इंप्रूव योर दिस व्हाट योर एनालिटिकल कैपेबिलिटी। लेकिन दोनों में से एक मास का अगर आप लेते हैं तो इट विल डू। तो कैसे किया जा सकता है इस चीज को? चलो मैं दिखाता हूं आपको। अगर ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और आपने इसको पुल किया यहां इस पोजीशन पर, इसको पुल किया राइट हियर, तो x1 इसको पुल किया आपने, लेकिन इसके साथ में ये जो बड़ा मास है, सपोज इट पुल्स बाय x2 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोथ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज यू टेक बोथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये x2 नेगेटिव होगा तो आगे जाकर पता चलेगा, आगे जाकर इक्वेशन से पता चलेगा कि इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो अगर इस मास को आपने पुल आगे की ओर किया, इस मास को पुल करने से इस पर फोर्स यूं होगा kx, और इस फिक्स्ड एंड पर जो फोर्स होगा वो भी kx इस ओर होगा। मतलब kx तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो निकालना पड़ेगा पहले। तो दिस ब्लॉक विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल कम इन दिस डायरेक्शन, इन द बैक डायरेक्शन। इट विल आल्सो ऑसिलेट एंड दिस नीचे वाला जो ब्लॉक है, इट विल आल्सो ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस मास एंड दिस मास। कनेक्शन इसलिए नहीं कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, कनेक्शन अगर है तो वो यहां पर है। अच्छा, now step number first, what I have to find? Frequency of oscillation of either mass. Frequency of oscillation. Angular frequency निकालो, angular frequency of either mass. Either mass. चाहे इसका निकालो या इसका निकालो, सेम। It will be something like this. ये जो ऊपर वाला मास है, it will oscillate like this. नीचे वाला मास भी oscillate करेगा, but they will also oscillate in the opposite senses. अगर ये यूं जा रहा है तो यूं जा, ऐसे यूं, ऐसे कुछ, ऐसे नहीं कि ऐसे जाएगा, फिर ऐसे नहीं, ये अपोजिट में जाएंगे। बिकॉज देखो इस पर फोर्स किस ओर है और इस पर फोर्स किस ओर है, राइट। अच्छा, तो चलो ऊपर वाला जो ये मास है, मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो बेसिक स्टेप नंबर 1, हमारे पास इक्वेशन ये है, F इज इक्वल टू ma। चलो F1 यहां कर दो, इस मास के लिए फोर्स F1 है एंड ma1। तो व्हाट इज F1? व्हाट इज फोर्स ऑन दिस? दैट इज kx माइनस kx इज इक्वल टू ma1, दैट इज माइनस k। बट व्हाट इज x? x इज दिस डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट x1 नहीं है। अगर आपने इसको यहां लिया x1 तो ये ब्लॉक भी आगे गया, तो नेट स्ट्रेच जो इसका होगा, इस स्प्रिंग का नेट स्ट्रेच x1 नहीं है, इस
स्प्रिंग का नेट स्ट्रेच है x1 माइनस x2, क्योंकि अगर ये आगे x1 गया तो ये ब्लॉक भी आगे x2 हो गया, तो इसका नेट स्ट्रेच x1 नहीं होगा, x1 माइनस x2। यहां पर यह समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि शायद ये x1 स्ट्रेच हो, लेकिन ये भी आगे जाता है ना, तो इसका मतलब ये आगे जाने से इसका स्ट्रेच कम हो जाता है, इसका स्ट्रेच बच जाता है। इसलिए ये अगर ये एक ही जगह है तो पूरा x1 स्ट्रेच होगा, लेकिन अगर आपने इसको आगे लिया, साथ में ये भी आगे चला गया, तो इसका स्ट्रेच कम हो जाएगा। तो इट स्ट्रेच इज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ma1। अगर दूसरे का हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो बहुत इजी होगा। व्हाई शुड वी गो टू दैट, मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर उसका इक्वेशन लिखना है तो एक लाइन में लिखा जा सकता है। हाँ, अगर यहां लिखूंगा तो आपको समझ आएगा कि अगर इसका लिखना होगा बड़े मास का, तो दैट विल बी के x1 माइनस x2 ma2, क्योंकि इस पर जो फोर्स होगा वो इसके फोर्स के उल्टा होगा। तो उल्टे होने का मतलब सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, क्योंकि दिस फोर्स इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस नेगेटिव को खत्म करके ये इक्वेशन हो गया। बट आई विल कंसंट्रेट ऑन दिस इक्वेशन और ऑन द सेकंड इक्वेशन टू गेट द आंसर। सो ma1 इज इक्वल टू माइनस के x1 माइनस x2। अच्छा, अब और एक चीज है कि अगर ये सिस्टम पहले रेस्ट में था, पहले जब आपने स्ट्रेच किया इसको, तो छोटे से पहले ये रेस्ट में था, तो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, तो फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी जीरो। दैट मींस सेकंड इक्वेशन जो आप लिखोगे, दैट इज mx1 प्लस mx2, कैपिटल mx2 इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब साफ हुआ, वो जो इसका सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, वो एक ही जगह रहेगा, क्योंकि ये जो दो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है। इस सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, बिकॉज दिस इज kx and this also kx, both the forces are acting on this system as a whole। तो ये स्मॉल m और कैपिटल M जो है, अगर इसको सिस्टम माना जाए, उनका सेंटर ऑफ मास निकाला जाए, वो एक ही जगह है। ऐसे देखो, अगर ये मास ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, स्मॉल m है यहाँ है, तो यूं करके यूं हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ बीच में कहीं या कहीं और, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहने का ये कॉन्सेप्ट है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये दो फोर्सेस जो है वो दोनों इंटरनल फोर्स है सिस्टम के, तो इन दो फोर्सों की वजह से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन है, एज इज सेंटर ऑफ मास दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 बाय सम ऑफ द मासेस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास पोजीशन। तो वो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा। लेट अस से द सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज एट द ओरिजिन। तो m1 x1 यहां से भी निकाला जा सकता है, मोमेंटम m1 v1 प्लस m v2 is equal to zero. Momentum, initial momentum is zero, or any momentum is zero because it was initially at rest total system and finally the momentum will be zero. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 इसको dx1 by dt प्लस m this dx2 by dt is equal to zero. तो दैट मीन्स अगर dt को निकाला जाएगा बाहर, d by dt is equal to m1 mx1 प्लस mx2 is equal to 0। तो इंटीग्रेट करने से आपको मिलेगा m1 x1 प्लस m2 x2 is equal to 0। तो ये भी इक्वेशन है। ये इक्वेशन इसलिए लिखा जाएगा कि द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। पहले भी सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, क्योंकि ये दो मूव करने से कोई सेंटर ऑफ समथिंग लाइक दिस, अगर ये ह्यूज मास है, ये स्मॉल मास है, ये सेंटर ऑफ मास कहीं जगह है, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा अंडर द म्यूचुअल फोर्सेस, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह ही रहेगा। बिकॉज सेंटर ऑफ मास अगर चेंज होगा तो वो एक्सटर्नल फोर्स से चेंज होगा। दीज टू फोर्स आर इंटरनल टू द सिस्टम। तो आपको ये इक्वेशन भी मिला। अब मैं क्या करूंगा, इस x2 को वैल्यू सबस्टिट्यूट करूंगा यहां पर, mx1 प्लस mx2 is equal to 0। तो व्हाट इज x2, दैट इज, इसको शिफ्ट कीजिए, माइनस m बाई कैपिटल M x1। तो ये है x2 का वैल्यू जो मैंने निकाला। अब मैं इस x2 को यहां लाऊंगा, देखता हूं मैं इस इक्वेशन का क्या होगा। What will happen to this equation? This one, this equation.
ओके, चलिए ठीक है. इट इज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, block, small block. It is acceleration of that small block. It's position of that small block. But x2 was the position of this bigger block that I will convert back. It is ma1 is equal to minus k x1 minus what's x2? That is minus m by m x1. ऐसे कुछ. It is ma1 is equal to minus k 1 plus m by m into x1, right? It is a1 equal to minus k, m को यहां लाओ, plus small m divided by capital M, और इस m को भी यहां लाओ, x1. अब आप इस इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करो. Recognize this equation. Is it equation that you already know, the type of equation? अगर आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशंस, वहां a is equal to minus omega square x. This equation means the object is oscillating back and forth because acceleration has that minus omega square x. इस इक्वेशन का मतलब चाहे alpha is equal to minus omega square x theta, उसका भी वही मतलब है. f is equal to minus kx, उसका भी वही मतलब होता है. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब मैं आपको बताऊंगा ओमेगा स्क्वायर. अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर अप करेंगे तो इस ओमेगा स्क्वायर का क्या मिलेगा? व्हाट इट विल गेट फ्रॉम द इक्वेशन, दैट बी k m plus m by mm. ऐसे. व्हाट इज ओमेगा? दैट इज रूट ऑफ k times m plus m by mm, right? अब आपको टाइम पीरियड भी मिलेगा, f भी मिलेगा. दिस इज द आंसर. दिस इज द आंसर. यह करना जरूरी है. अब आप अगर इसका इक्वेशन लिखोगे यू विल गेट द सेम आंसर. बोथ द ऑब्जेक्ट्स, टॉपर ब्लॉक एंड lower block, they oscillate with the same frequency, and you will get the equations which will give you the same frequency here. But the question is how it can, अगर ऐसा क्वेश्चन नीट वालों को आता है तो वो इसको कैसे करेंगे? एक लाइन में, एक मिनट. अगर एडवांस लेवल पर आया तो करना पड़ेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर तो करना पड़ेगा. और पहले मैं यह आपको बताता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर सीखना ही चाहिए. यू शुड गो फॉर द एनालिटिकल प्रोसीजर बिकॉज दैट विल इंप्रूव योर मैथमेटिकल कैपेबिलिटी. It will improve your analytical capability. How things are sorted out, how things are derived in a logical manner. लेकिन ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया, जैसे मैंने अभी इस साल का जो क्वेश्चन पेपर आया था नीट के लिए, उसमें देखा है कि कोई हैवी क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन they were only allowed 1 minute. All the questions could have been done in half a minute or 1 minute. अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो क्या करेंगे? देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, मैं आपको बताता हूं. ये जो m और m है, दे आर इंडिपेंडेंट. दे आर ऑसिलेटिंग. इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, लेकिन बीच में ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस है. तो पहले आप रिड्यूस्ड मास निकालिए. म्यू, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास. जब भी दो ऑब्जेक्ट्स ऑसिलेट करते हो उनका रिड्यूस्ड मास निकालिए. रिड्यूस्ड मास क्या होता है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द मासेस divided by sum of the masses. That's all. Product of the masses by sum of the masses. That is what we call as reduced mass. Reduced mass. तो reduced mass निकालने के बाद आप कैसे निकालेंगे ओमेगा? तो you know omega is generally equal to root of k by m. K by m, where k is the spring constant, m is the mass of the object, but here is the reduced mass. तो वो लिखो reduced mass नीचे m reduced mass नीचे लिख सकते हैं आप, that is mu. तो ओमेगा is equal to root of k divided by mu जो है that is m divided by m plus m, वो ऊपर जाएगा. आपको मिला आंसर.
तो जो नीट वाले हैं उनको चाहिए कि find the reduced mass with no time. Don't write the equations. Find the reduced mass, that is this, and then you already know what is omega. That is root of k by m. मगर m is replaced by the reduced mass. अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, वो आप खुद करो और कमेंट सेक्शन में लिखो अगर आप वो खुद कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन है। वो ऐसे हैं, आप ये सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसमें दो मासेस है, ये वाला m और स्प्रिंग ऐसे हैं और ये स्मॉल m है। आपने यूं किया, इनको स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, दे विल ऑसिलेट लाइक दिस। इसका ओमेगा निकालिए या इसका टाइम पीरियड निकालिए, यू विल गेट द सेम आंसर हियर आल्सो। यहां पर भी रिड्यूस मास आपको निकालना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आप खुद करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो इफ यू हैव डन दिस प्रॉब्लम। अगर नहीं तो मैं इस प्रॉब्लम को 3 तरीकों से करूं, जो बहुत अच्छा एनालिटिकल प्रैक्टिस होगा, एनालिटिकल प्रैक्टिस में होगा विद द स्टूडेंट्स। और लास्ट में आपको बताऊंगा एक लाइन में कैसे किया जा सकता है, 1 मिनट में कैसे किया जा सकता है। आपको यह प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में कि टीचर पहले ही शॉर्ट दिखाता है। जब टीचर पहले ही शॉर्ट दिखाता है, स्टूडेंट भी शॉर्ट, टीचर को पता होता है कि how I could arrive at this short, how I could arrive at this short answer। बच्चे को सिर्फ वही शॉर्ट होता है, तो बच्चे के लिए वो क्रेमिंग है, वो रटा होता है बच्चे के लिए, टीचर के लिए नहीं, बच्चे के लिए। तो वो बच्चा वो भूल जाता है। इसलिए बच्चे को क्या है, मतलब व्हाट द स्टूडेंट शुड डू, IIT जो एस्पिरेंट्स है, एवं नीट के जो एस्पिरेंट्स है, उनको पहले प्रोसीजर सीखना चाहिए। तब जाकर उनको ये भी है कि अगर ये क्वेश्चन आया मुझे डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कैसे करूं, ताकि द स्टूडेंट्स नोज द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन। इट गिव्स हिम स्ट्रेंथ, it gives him capability, it improves his efficiency, and finally he can do it in a minute। लेकिन आप तो पहले ही शॉर्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, पहले शॉर्ट ढूंढने की कोशिश मत करो। क्वेश्चन को बहुत तरीकों से किया जा सकता है, बाउंड्री कंडीशन से किया जा सकता है, देखते ही पता चलता है आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन देखते ही पता चलता है आंसर क्या होना चाहिए, उसके लिए बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो वो एफिशिएंसी आती है कहां से, वो एनालिटिकल प्रोसीजर से आती है। लास्ट में इसको आप करने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में लिख लो ये। अगर आपको चाहिए इसका सॉल्यूशन तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन इसका अपलोड करूंगा, और साथ में ये भी कि इसको 1 लाइन में कैसे किया जा सकता है, इसको 4 लाइन में कैसे किया जा सकता है, इसको देखते कैसे किया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।